मशहूर इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने द हिंदू अखबार में लिखे लेख में नरेंद्र मोदी की पीएम बनने की काबिलियत पर सवाल उठाए हैं। गुहा का कहना है कि मोदी के समर्थकों को लगता है कि मोदी पीएम बने तो भारत की विकास दर 8 से 10% हो जाएगी, रातों रात नौकरशाह फाइलों को मंजूरी दे देंगे, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा, गरीबी तेजी से खत्म हो जाएगी और रेलगाड़ी और हवाई जहाज वक्त पर चलेंगे। लेकिन इस सब को लेकर गुहा एक अलग नजरिया पेश करते हैं। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा के मुताबिक देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, सबकी सुनने वाला हो, और मोदी इस खांचे में फिट नहीं बैठते हैं। रामचंद्र गुहा के मुताबिक नरेंद्र मोदी इसलिए पीएम बनने के लायक नहीं हैं क्योंकि मोदी मुसलमानों को संदेह की नजर से देखते हैं, वो तालमेल बिठाकर नहीं चल सकते, लोकतांत्रिक नहीं है और रूखे स्वभाव के हैं। 2002 की जो घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसके बाद बार बार रिपीटेडली ये बात कही भी गई और उसको जमीन पर भी देखा गया कि गुजरात शांत रहा, गुजरात में सौहार्द रहा और गुजरात विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि ये बात आज बहुत साफ तरीके से क्लियर है कि गुजरात जो है वो आज पूरी दुनिया के सामने एक विकास का मॉडल है। रामचंद्र गुहा को मोदी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का अक्स नजर आता है। गुहा के विचार में मोदी 1971 से 1977 के बीच की इंदिरा गांधी की तरह ही अहमवादी हैं। गुहा के मुताबिक इंदिरा गांधी की तरह मोदी अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने प्रशासन और अपने देश को खुद की शख्सियत का ही विस्तार बनाना चाहते हैं। गुहा को लगता है कि मोदी मैं की बात करते हैं, हम की नहीं। वो अपने 56 इंच के सीने का दंभ इस तरह से ठोकते हैं कि गुजरात के सभी पुरुषों को उनकी सत्ता और रुतबे के आगे झुकना चाहिए। गुहा का कहना है कि मोदी जिस तरह भाषण देते हैं या बात करते हैं उससे साफ हो जाता है कि वो किस तरह खुद को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। मोदी से सिर्फ 15 मिनट की बातचीत के बाद ही सहज अंदाजा हो जाता है कि मोदी ऐसे शख्स हैं जो अपनी राह में आने वाले किसी भी आदमी को परे हटा सकते हैं। मोदी की आवाज में ऐसा दबदबा है जो उनके श्रोताओं को मजबूर करता है कि वो मोदी का उनके डर की वजह से समर्थन करें। रामचंद्र गुहा के मुताबिक मोदी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। गुहा लिखते हैं कि मोदी को बोलने की आजादी और रचनात्मकता से चिढ़ है। मोदी ने उन किताबों और फिल्मों पर रोक लगाई जिन्हें उन्होंने खुद पढ़ा तक नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि इन किताबों और फिल्मों को गुजरात के लोगों को पढ़ना या देखना नहीं चाहिए। मोदी ने आजाद ख्याल लेखकों, बुद्धिजीवियों और कलाकारों को हमेशा परेशान किया है। कथित सद्भावना यात्रा के दौरान एक मुसलमान की दी गई टोपी पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसे उनकी सांप्रदायिकता के तौर पर देखा गया, लेकिन जिसे उनके घमंड के तौर पर भी देखा जा सकता है। गुहा के मुताबिक मोदी पर लगे गुजरात दंगों के दाग हर नया साल बीतने के साथ हल्के होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वो इसके लिए गुजरात के 2002 के दंगों की तुलना 1984 के दिल्ली के सिख दंगों से करते हैं। हर गुजरते साल दिल्ली के सिखों और उत्तर भारत के शहरों के लोगों के लिए एक और साल बीत जाता है जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने 28 साल इंतजार किया है और गुजरात के मुसलमानों ने सिर्फ 11 साल। हालांकि गुहा मानते हैं कि अब मोदी की आलोचना उनके आर्थिक विकास के कार्यक्रम को लेकर होने लगी है। गुहा लिखते हैं कि ये बताया गया है कि गुजरात के विकास के मॉडल में संतुलन नहीं है। दक्षिण में कुछ जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों जैसे कि अंदरूनी सौराष्ट्र की हालत खराब है। हालांकि इस असंतुलित विकास के लिए मोदी ही जिम्मेदार नहीं है। उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों ने अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं बनवाए और न ही दक्षिण गुजरात के पटेलों को सरकारी संसाधनों पर कब्जे से रोका। लेकिन रामचंद्र गुहा को लगता है कि मोदी के खाते में तमाम बुराइयों के बावजूद कुछ उपलब्धियां भी आती हैं। गुहा का कहना है कि मोदी ने गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, पूंजी निवेश के लिए अथक प्रयास किए हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और अमीर किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी को खत्म करने का साहसिक कदम उठाया है। रामचंद्र गुहा ने 2014 के चुनाव के संदर्भ में उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी की है। गुहा का कहना है कि मोदी को सत्ता से बहुत ज्यादा प्यार है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी समझे जाने वाले राहुल गांधी जिम्मेदारी से पूरी तरह से बचते हैं, जैसा कि उनकी अब भी मंत्री पद न लेने की इच्छा से साफ है।
भारत के लोकतंत्र को इन दोनों को कुछ ही समय में अलविदा कर देना चाहिए और संभव है कि ऐसा हो भी जाएगा। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आज कोई रोक नहीं सकते, जबकि जिस गुजरात के लीडर की बात कर रहे हैं आज के दिन में, वो तो दुल्हा बनके 10 साल से तैयार है, लेकिन कोई सामने आ नहीं रहा। हम आपको बता दें, रामचंद्र गुहा मशहूर इतिहासकार और लेखक हैं। उनकी गिनती भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के गिने चुने बुद्धिजीवियों में की जाती है। येल और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में वो पढ़ा चुके हैं। इंडिया आफ्टर गांधी उनकी चर्चित किताब है। और जो कुछ लिखा है रामचंद्र गुहा ने, जो तर्क उन्होंने सामने रखे हैं, उसके बाद ये बड़ा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं इन वजहों से, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव शिवराज सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव मौजूद हैं। हमारे साथ संजय झा मौजूद हैं, हमारा कांग्रेस.com के co-फाउंडर। हमारे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी रहेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा के दौरान। आरती मेहरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले शिवराज जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आप ये बात कह भी चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो तर्क रामचंद्र गुहा सामने रख रहे हैं उसके आधार पर कि फिर क्या इन वजहों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, मेरा थोड़ा सा इसको मैं बदलाव चाहता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे या होना चाहिए। मैंने ये कहा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को लिखकर एक पत्र लिखा है मैंने कल, उसमें मैंने 2 बातें कही हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी का जब भी सवाल आता है तो जनता दल यूनाइटेड का रवैया नकारात्मक होता है। हमने ये कहा है कि जनता दल यूनाइटेड की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और उसके प्लेनरी सेशन में 2 बातों पर डिस्कशन हो। एक तो ये कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं, वो 10, 20, 50, 100 नाम पे डिस्कशन हो जाए, और सेक्युलरिज्म क्या है इस पर जरा डिस्कशन हो जाए, क्योंकि सेक्युलरिज्म इज बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है ये, और लोग इसका जवाब चाहते हैं, खासकर जनता दल यू से। कंफ्यूजिंग किसके लिए? जनता दल यूनाइटेड के लिए? जनता दल यूनाइटेड ने इसको कंफ्यूजिंग बना दिया है लोगों के लिए? नहीं, जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं बनाया है, पूरी जनता मुझे लगता है कि इसका जवाब चाहती है कि कौन सेकुलर ब्रांड हो और कौन कम्युनल ब्रांड हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लाइट में होना चाहिए। सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, सीजनल नहीं होना चाहिए। जी, रशीद किदवई जी, जबकि सांप्रदायिकता की बात होती है तो हमेशा ये एक वजह बताई जाती है, 2002 के जो दंगे हैं उन्हें एक वजह बताई जाती है, नरेंद्र मोदी क्यों उपयुक्त नहीं है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के लिए। लेकिन रामचंद्र गुहा उससे भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं ये एक वजह नहीं है, इसके अलावा भी और तमाम वजह हैं। तो क्या वजहें हैं जिसकी वजह से पीएम नहीं हो सकते या देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए सुमेरा, वैसे तो राजनीति को जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है तो राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, लेकिन ये साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। और आर्ट में क्या होता है, 2 और 2 4 नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 2 2 4 नहीं होता। तो इस तरीके से कि कौन प्रधानमंत्री होगा ये नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जो रामचंद्र गुहा का जो मेन आर्गुमेंट है उससे मैं सहमत हूं कि एक बहुत ताकतवर आदमी जो है उसका प्रधानमंत्री बनना मुश्किल होता है। इंदिरा गांधी इसलिए प्रधानमंत्री बनी और उनका इकबाल रहा, और जो मैं जो उन्होंने बात कही है कि आई तो वो इसलिए था कि कांग्रेस अपने बूते पे 272 सीटें लाती थी। आज वो स्थिति नहीं, आज गठबंधन की सरकार है जी, और इसलिए नरेंद्र मोदी की राह जो है बहुत मुश्किल है। राहुल देव जी, क्या इस वजह से राह मुश्किल है जो रशीद किदवई कह रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी अपने बल पर बहुमत नहीं लाएगी तो नरेंद्र मोदी क्योंकि बहुत ताकतवर है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ये एक बड़ी वजह है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते थे अगर ये हम सबको विश्वास हो जाए या लगने लगे कि बीजेपी अपने बल पर बहुमत ला सकती है। ये बीजेपी के बड़े से बड़े दोस्त भी ये नहीं कहते। सब जानते हैं कि अभी देश एक गठबंधन राजनीति के युग में है और कुछ दिन रहने वाला है। भले ही हमारे शहरी युवा मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इस गठबंधन की मतलब ढीली ढाली लचीली राजनीति से ऊबने लगा है, इसलिए उसको नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा ऊपर से पौरुष वाला दिखने वाला एक निर्णायक, एक मजबूत ऐसा नेता उसको अब ज्यादा पसंद आने लगा है। लेकिन चूंकि गठबंधन की जरूरत रहने वाली है, एनडीए शासन में आएगा, बीजेपी नहीं आएगी अगर आती है, स्थिति आती है तो, और एनडीए को यानी बीजेपी को अपने साथ
काफी और लोगों को भी देश भर से अलग अलग तरह के लोगों को, पार्टियों को, नेताओं को साथ लेना पड़ेगा। और ये कल्पना करना जरा अभी किसी के लिए भी कठिन होगा कि जयललिता और नवीन पटनायक और नीतीश कुमार का विरोध तो सब जग जाहिर है, और इस तरह के जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े मजबूत मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, उनकी छवि को देखते हुए, उनकी शैली को देखते हुए, और वो जिसके प्रतीक अभी बने हुए हैं उसको देखते हुए। जी शिवराज जी, बार बार गठबंधन की बात होती है और उसमें जेडीयू की बात होती है कि जेडीयू क्या समर्थन देगा या नहीं देगा, क्योंकि जेडीयू ने अपनी जो नापसंदीदगी है नरेंद्र मोदी को लेकर वो हमेशा जाहिर की है। तो क्या जेडीयू अपनी लाइन बदलेगा, क्योंकि बीजेपी में तो बहुत मुखर हो गया है इस बार की अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और जनता दल यूनाइटेड का और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं का जो व्यवहार रहा है पिछले कई सालों में, उसमें जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या करेंगे या किसी भी दल के नेता क्या करेंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको लगता है कि मोदी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे तो जनता दल यूनाइटेड साथ भी रह सकता है? मेरा ये मानना है कि मोदी के नाम पर जो बार बार चर्चा आती है सांप्रदायिकता का, उसका टच स्टोन है गुजरात रॉयट्स। इससे तो कोई इनकार नहीं है। वो अगर नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, लोग मानते हैं, तो उसका कारण है गुजरात रॉयट। लेकिन गुजरात रॉयट 2002 में हुए, 2002 से लेकर 2004 तक मेरे बड़े नेता शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों केंद्र में मंत्री रहे, और दोनों ने कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं उठाई। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका कि सबसे रेस्पॉन्सिबल रोल था गुजरात रॉयट्स में। यह कहानी गोधरा से शुरू होती है, गोधरा जंक्शन से। नीतीश कुमार जी रेलवे मिनिस्टर थे। अगर मैं नीतीश कुमार के जगह होता तो मैं कहता कि या तो मैं रिजाइन दूंगा और या तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लो। शिवराज जी, तो फिर तो आप अपनी और रामविलास पासवान ने ऐसा किया था। आपकी पार्टी जो लाइन ले रही है आप उससे अलग बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी में जो लाइन ली जा रही है अभी तक, जो नीतीश कुमार, जो शरद यादव कह रहे हैं, उससे अलग बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल अलग बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि जो आपने रिलेशन भारतीय जनता पार्टी से 2002 से लेकर 2005 तक रखा है, या तो वो रखिए या बाहर हो जाइए। दोनों काम कैसे होगा? हाथ से भी खाएंगे, लात से भी खाएंगे। जी, लेकिन विजय, बड़ा सवाल क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें 2002 की बात तो कर रहे हैं रामचंद्र गुहा भी अपने लेख में, लेकिन वो उसके अलावा भी आगे बढ़कर बात करते हैं शख्सियत की, नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की, कि वो पर्सनालिटी इस तरह की है जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी ऐसे? देखिए, बार बार एक बात कही जा रही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और उसमें रामचंद्र गुहा हो चाहे दूसरे लेखक हों, वो कितना भी लिखते रहें, लेकिन अगर सीटें आती हैं बीजेपी की तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितने अभी तक सर्वे आए हैं वो सर्वे ये बताते हैं कि जनता की पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। सिर्फ इसलिए, जैसा कि राहुल देव जी कह रहे थे, कि जनता एक ऐसे सख्त नेता को, एक ऐसे नेता को चाह रही है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने जो कि फैसले ले सके, ताबड़तोड़ ढंग से फैसले ले सके, और सबको ये उम्मीद मोदी में नजर आती है। लेकिन ये उम्मीद पूरी कैसे होगी? वही सवाल कि अगर बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, और अगर बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाती है, अगर 180 190 के आसपास अटक जाती है, तो भी मैं कहूंगा जो राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति अवसरवादिता का भी खेल है। कुछ और ऐसी पार्टियां अब फिर भी आ सकती हैं और मोदी एक संभावना हो सकते हैं। इससे आज की तारीख में हम इनकार नहीं कर सकते। विजय विद्रोही जी की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे दो पार्टियों ने भी विरोध किया, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड, लेकिन ये देखिए कि दोनों में कितना विरोधाभास है। एक कह रही है सेकुलरिज्म के दम पर और दूसरी कह रही है कि नहीं एक और किसी नेता का नाम। दोनों का कारण वही है, पॉलिटिकल सर्वाइवल। सेकुलरिज्म यहाँ एक बहाना है लगता है अपनी कि हालात कुर्सी को ऐसे बचाने बनेंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो ये पार्टियां भी तैयार हो जाएंगी और साथ आ जाएंगी। संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है। संजय, लेकिन जब हम बात करें व्यक्तित्व की, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किस तरह का है, और जो अभी विजय भी कह रहे थे, उससे पहले राहुल देव जी कह रहे थे कि वो इस तरह के नेता लगते हैं कि काम करवा सकते हैं और लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो जल्दी फैसले ले सके, काम करवाने की क्षमता रखता हो। क्या यहीं पर वो राहुल गांधी को मात देते हैं? देखिए सुमेरा, रामचंद्र गुहा ने वही कहा है जो आपके एक महाबरस प्रोग्राम में मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी एक आफत का परकाला है। एक उनका जो आर्टिकल यदि आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत एक हास्य योग्य एक पैराग्राफ है जहाँ पर लिखा हुआ है को इतने तानाशाही है उनमें कि उन्होंने अपने
आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स को एक योगा कैंप में बुलाया और सब लोग उनके इशारों पे उठक बैठक कर रहे थे 20-25 बार। तो मैं समझता हूं कि देखिए ये ऐसा शख्स है जिसमें लोगों को एक साथ एक टीम बना के लीडर का जो एक छवि क्या है, जो एक तरीके से एक टीम को लेके आगे बढ़े, एक कॉम्प्लेक्स प्रजातंत्र जो भारत है, इसमें ये सवाल ही नहीं हो सकता है कि एक पर्सनालिटी, आजकल बहुत लोग एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन कहते हैं 2014 में ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी अपने आप संजय आप कह रहे हैं कि जो कुछ लिखा है रामचंद्र गुहा ने उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी दोनों को ही नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं लोकतंत्र का भला होगा इसमें अगर दोनों चले जाएंगे, सीन से हट जाएंगे दोनों। सुमेरा देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें ये पूरा आर्टिकल उनका नरेंद्र मोदी पर ही केंद्र बिंदु है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा उसके सामने बहुत ही आसान सवाल और है। ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। महान और बहुत ही ग्रैंड ओल्ड पार्टी है भारत का, उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहना, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और 9 साल से वो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, वो एक खुद ही एक महत्वपूर्ण एक भूमिका वो निभा रहे हैं और ऐसा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। राज्य सरकार का कोई भूमिका नहीं निभाया है। राहुल गांधी ने पिछले 9 सालों में ढेर पैन इंडिया लेवल नहीं पर संजय, तो आप नरेंद्र मोदी के लिए जो कह रहे हैं रामचंद्र गुहा, वो आप मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए जो कह रहे हैं वो नहीं आप मानते। यहाँ पे पैन इंडिया पिटे हैं। दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। जल्दी से मैं जवाब देना चाहूंगा। यूपी विधानसभा चुनाव में पिट गए, बिहार में पिट गए, यूपी में सफल नहीं हुए, बिहार में सफल नहीं हुए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आंध्र प्रदेश में या केरला, आंध्र प्रदेश इलाज हो चुका है, वाईएसआर था, इलाज हो चुका है आंध्र प्रदेश में, कुछ नहीं था। अगर कोई नेता सफल होगा तो सबसे पहले अपने घर में होगा, अमेठी रायबरेली में होगा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी पर बड़े प्रश्न उठ के आ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। प्रश्न तो राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं और प्रश्न नरेंद्र मोदी पर भी उठ रहे हैं। आप शायद नरेंद्र मोदी वाले जो प्रश्न है उनका उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो प्रश्न है उन पर आप उत्तर नहीं देना चाहते हमारे साथ। लेकिन इस बीच आरती मेहरा जी भी जुड़ गई हैं। आरती मेहरा जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रामचंद्र गुहा ने जो एक लेख लिखा है उसके संदर्भ में, और बात हो रही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं या नहीं। क्या जो तर्क रखते हैं रामचंद्र गुहा, उसके आधार पर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं हो सकते नरेंद्र मोदी, उनकी राह में बहुत मुश्किलें हैं? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी की आवाज देश के हर कॉर्नर से आ रही है। एक व्यक्ति जो चौथी बार एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, जिसके चेहरे में देश आज अपनी संभावनाएं देखता है, एक आशा का किरण जिससे उठती है जी। देश, अभी आपने देखा जिस तरह से यूनिवर्सिटी में उनका पूरा लेक्चर रहा जी, और 35 साल के बच्चे, 65% पॉपुलेशन है देश की, आज वो जब उनके तर्कों को सुनते हैं, जब वो उनके विजन को देखते हैं, जब वो किस तरह से देश की डेवलपमेंट के साथ युवाओं को उठाने की बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये एक, मैं यहाँ पे आरती मेहरा जी, जबरदस्त यहाँ आरती मेहरा जी, पूरे देश के हर कोने से नरेंद्र मोदी की जरूर आवाज आ रही होगी, लेकिन आज की तारीख में भी 543 लोकसभा की सीटों में से 300 सवा 300 से ज्यादा सीटें से ज्यादा में तो उम्मीदवार नहीं मिलते बीजेपी को, तो बाकी जगह कहां से जीत जाएगी बीजेपी? देखिए, सरकार गठबंधन की हमने पहले भी बनाई थी जी, और सरकार गठबंधन में हम अभी भी बनाएंगे। रीजनल पार्टीज और दूसरी पार्टीज के साथ जिस तरह से जी एक एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी को पहले मिला था अटल जी चलो के एक बात समय तो मान ली कि में, आप देखते मोदी जाइए, अपने बल पर समय सत्ता में बताएगा, लेकिन आरती जी वहीं पर फिर ये सवाल होता है कि गठबंधन में जब आप बात सरकार बनाएंगे तो फिर क्या नरेंद्र मोदी एक एक्सेप्टेबल उम्मीदवार होंगे, लोगों को मंजूर होंगे? जयंत घोषाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत घोषाल, आपसे जानना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार बनाएंगे कह रही हैं आरती मेहरा जी, तो फिर उसमें नरेंद्र मोदी को क्या प्रधानमंत्री पद के रूप में स्वीकार किया जाएगा? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि भाजपा के जो आज जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी को बिना बीजेपी और किसी को नहीं नेता तय कर सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति बन गया है क्योंकि
पार्टी जब कोई फैसला लेते हैं तब पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के मूड, ये सब फैक्टर्स काम करता है। तो नरेंद्र मोदी हैज बिकम ए अनस्टॉपेबल कैरेक्टर नाउ। लेकिन इसमें आप जो सवाल कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट करेंगे या नहीं करेंगे, मान लीजिए कैंपेन कमेटी का चेयरमैन करके अगर नरेंद्र मोदी को अनाउंस किया जाए तो उसमें भाजपा अभी तक जितना चुनाव हुआ है प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ऑलवेज भाजपा अनाउंस करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का नाम अगर अनाउंस कर दिया जाएगा तो उसमें जेडीयू और जैसे आप कह रहे हैं शिवसेना सुषमा स्वराज जी के नाम कर रहे हैं, उसमें एनडीए में जो ब्रेक हो सकता है उसमें आरएसएस और बीजेपी सोच रहे हैं कि चुनाव के पहले बीजेपी का जो अपना वोट है उसको ज्यादा कंसोलिडेटेड करना जरूरी है और संख्या के हिसाब से चुनाव के बाद हम एनडीए के बारे में सोचेंगे। और एनडीए के बारे में आडवाणी जी और बाकी लोग जैसे सोच रहे हैं वो टू स्टॉप नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी में जो फैक्शन है वो ज्यादा एनडीए के बाद आजकल करते हैं, ऐसे एक सोच संघ परिवार में भी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मैं मानता हूं वो सही है कि आज जो स्थिति है वो आइदर बीजेपी लेड और नहीं तो कांग्रेस लेड, यूपीए और एनडीए बिना। बीजेपी देखिए 200 से ऊपर कभी बीजेपी नहीं गया है जी। अभी तक बीजेपी 200 के ऊपर नहीं गया। तो बीजेपी का जो हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड है, वो राजस्थान है, वो मध्य प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश है, वो सैचुरेटेड है। एक राजस्थान में संभावना हो सकता है क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, वो भी पता नहीं है कितना है कितना नहीं है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश का सवाल है, जहां आपका तो वहां रूलिंग बीजेपी है जी, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी, वहां कितना बीजेपी कर सकता है, उसमें भाजपा का संघ का सवाल है कि नरेंद्र मोदी को अगर ले आओगे, वरुण गांधी और उमा भारती जैसे कैरेक्टर को हम ले आएंगे तो बीजेपी का नंबर मैक्सिमम बढ़ सकता है। कांग्रेस भी सोचते हैं उसमें पोलराइजेशन का फायदा कांग्रेस का हो सकता है, वो कांग्रेस का सोच है। लेकिन भाजपा का सोच है कि उसमें संघ का सोच है कि नरेंद्र मोदी बिना अभी काम नहीं बनेगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और बाकी हम बाद में सोचेंगे, अभी तो नरेंद्र मोदी के भरोसा पे बीजेपी को कंसोलिडेट करें। तो नरेंद्र मोदी को लाएं और बीजेपी की सीटें बढ़ाएं, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाएं। अगर ये रणनीति है तो नरेंद्र मोदी के आने पर गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि वो भी एक हकीकत है, उसको लेकर क्या नतीजे निकल सकते हैं, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी क्या देश के पीएम नहीं बन सकते हैं? फिलहाल रुकने कुछ देर के लिए फौरन होंगे हाजिर। एबीपी न्यूज पर जारी है बड़ी बहस। हम बात कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं बन सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक आर्टिकल लिखा है, रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा है अखबार में और उस लेख के मुताबिक उन्होंने जो बातें सामने रखी हैं उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सभी मेहमान भी मौजूद हैं। रामचंद्र गुहा ने कहा है कि मोदी जिस तरह का भाषण देते हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है या बात करते हैं, उससे साफ हो जाता है कि वो किस तरह खुद को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं रामचंद्र गुहा। नरेंद्र मोदी का किस तरह का है? मोदी को बोलने की आजादी और रचनात्मकता से चिढ़ है। मोदी ने उन किताबों और फिल्मों पर रोक लगाई जिन्हें उन्होंने खुद पढ़ा तक नहीं। आरती मेहरा जी, अगर ये तमाम चीजें हैं नरेंद्र मोदी पर, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देखिए, गुहा जी का अपना एक पर्सनल व्यू है जी, लेकिन अगर आप देखें नरेंद्र मोदी की पूरा व्यक्तित्व, एक बड़ा कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व, चौथी बार एक राज्य का प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति जिसका विजन और माइंड बिल्कुल क्लियर है जी, जो डेवलपमेंट की बात करता है, होलिस्टिक और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, जो बात करता है कि किस तरह से युवा शक्ति को युवा शक्ति मानना है, युवा वोटर नहीं मानना। ठीक, वो किस तरह तो आपके मुताबिक वो उनका आत्मविश्वास है। देखो, जब भी पॉलिटिक्स में जिसका नाम ज्यादा होता है जी, उसे तानाशाही कहा जाता है। ठीक, न तो नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ठीक, आपने अपनी बात रखी जी, बिल्कुल तो तानाशाह नहीं है आपके मुताबिक, वो तानाशाह नहीं है क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय है, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर है जी। विजय इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे। विजय। हाँ आरती जी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुजरात के बाहर मोदी जब जहां गए हैं वहां बीजेपी पिटी है। खासतौर से असम में पूरा हिंदुत्व का भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में प्रयोग हुआ, पूरी खुली छूट भी दी गई, धनाधन दौरे भी हुए और वहां उल्टा हुआ कि कांग्रेस की सरकार फिर से तिगड़ी बनी उनकी और ज्यादा सीटों के साथ वो सत्ता में आई। दमनदीव में भी ऐसे हुआ। पिछली बार, इस बार का गोवा नहीं, उससे पिछली बार के गोवा में भी प्रभारी बनाए गए थे। यहां तक कि अभी हिमाचल प्रदेश में भी यही चीजें सामने आई। तो ये गुजरात के बाहर मोदी कितना सफल होंगे
ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरती जी, आपसे सवाल था विजय जी। सवाल है इसका जो निर्णय है, क्या मैं समझी नहीं आपकी बात? जी बोलें आप अपनी बात आप चाहें तो इस सवाल का मैं जवाब देने को तैयार हूं। जी मैं शिवराज जी आपके पास आती हूँ। जी आरती जी। मैं बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाह रही हूं कि बहुत से सवालों का जवाब जो है वो गर्भ में छुपा होता है समय के। मैं अभी दूंगा आरती जी। में आप देखेंगे करिश्माई नेता हैं, करिश्माई इसका निर्णय विजय जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मेरा निर्णायक मंडल ही करेगा जी। और लेकिन देश के हर कोने में मैं जाती हूं और हम अब जिस तरीके से लेकिन आरती जी वो तमाम राज्य जिनका जिक्र विजय ने किया, वहां पर नरेंद्र मोदी के जाने से कोई जादू नहीं हुआ। वो भी तो आप मानेंगे आगे गर्भ के गृह में होगा जरूर ये छिपा हुआ कि आगे क्या कुछ होने वाला है। पंजाब जी, लेकिन हिमाचल में कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में सरकार गई बीजेपी की। इस पर शिवराज जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी शिवराज जी। सरकारें जी आरती जी, शिवराज जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी आरती जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगा। सरकार बनी परंपरागत रूप से मैं इस पे जी विजय जी ने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठाया है। मोदी जी जहां जहां गए वहां सफलता इतनी नहीं मिली। वहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होकर रांची जाएं, पटना जाएं, दरभंगा जाएं या कहीं जाएं, उसका फर्क, और एक वो देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में गोवा जाएं, पटना जाएं और हिमाचल जाएं, इसमें जमीन और आसमान का फर्क ठीक है। आपके मुताबिक लोग आज कमजोर प्रधानमंत्री कमजोर सरकार से तबाह हैं। उनको जब पता होता है कि प्रचार मोदी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कोई जो है और बनेगा जो हो सकता है मनमोहन सिंह से ही बुरा हो, तो जनता पीछे हट जाती है। जी ठीक है। राहुल देव जी, क्या इसमें मोदी के फर्क आने होगा? पर अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। नरेंद्र मोदी आएंगे तो अप्रत्याशित सफलता मिलेगी अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नहीं, देखिए ये कहना तो कठिन है, लेकिन एक ये मोटी बात तय है और उससे पहले के एक मित्र ने कहा था, मैं सहमत हूं कि बीजेपी के लिए बीजेपी का पहला फोकस होगा कि वो अपनी सीटों की संख्या अधिक से अधिक करे और बीजेपी का इसके पास इस समय सबसे आकर्षक, सबसे सम्मोहक और कह लें कि देश भर में जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है वो नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं है। तो बीजेपी के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता तो अब स्थापित है नरेंद्र मोदी और बीजेपी में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो नरेंद्र मोदी के दावेदारी को दरकिनार करके किसी और को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी करे या संकेत भी करे। जयंत ये ठीक कह रहे थे। जी राहुल देव जी, और व्यक्तित्व की कितने स्वीकार्य होंगे, राहुल देव जी, नहीं चलेगा, बाकी पार्टियों एक ये भी मैं आपसे जवाब, अलग सवाल, एक ये भी जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। जब हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और जो रामचंद्र गुहा जो कहते हैं कि वो इस तरह से भाषण देते हैं कि वो अपने आप को थोपते हैं लोगों पर, उसी को आरती मेहरा जी कहती हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस है, वो उनका आत्मविश्वास है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको यूं देखता हूं कि इस समय देश में पिछले काफी दिनों से, कई साल से दो लोगों की भावी प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी है जिनको युवराज के रूप में, और कांग्रेस तो 9 साल से घोषित कर चुकी है कि वह उसी को बनाना चाहती है, वहां चापलूसी की जो परंपरा उसमें चलती है। दूसरे नरेंद्र मोदी हैं। ये बात कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं कि अब इस समय देश के सामने कम से कम मीडिया में दो जो चेहरे और नाम आते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों के रूप में, उनमें एक बहुत मुखर, बहुत आक्रामक, बहुत स्पष्ट, बहुत मजबूत दिखने वाला और मजबूती से बोलने वाला और एक पौरुष की छवि बनाने वाला, जिसके पास विकास का एक रिकॉर्ड भी है, उसने बना लिया है, जिसकी दूसरे मुख्यमंत्री बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा नाम है जो विभाजक भी है, जो सांप्रदायिक भी माना जाता है, लेकिन उसके सामने बड़े प्रश्न चिन्ह भी हैं, लेकिन उसकी ये छवियां भी हैं। और अब दुनिया के वो देश जिन्होंने उसका बहिष्कार किया हुआ था, आज वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो मशहूर इसलिए शायद होंगे कि वो बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वो बड़े मुद्दों पर क्या सोचते हैं ये देश नहीं जानता। वो कोई सीधा, सहज, खुला संवाद नहीं करते देश से और उसके लोगों से। एक वो अनिर्णय में हमेशा रहने वाले, पीछे रहने वाले, इस एक ऐसे नेता के रूप में आ रहे हैं। एक और भी है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल बोलते नहीं, लोग उनको सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। सोनिया गांधी हैं, वो भी बहुत कम बोलती हैं अपनी शर्तों पे और बहुत कम अवसरों पर बोलती हैं, थोड़ा बोलती हैं।
तो सीधा संवाद कर सके। कांग्रेस में चोटी पर ऐसा एक भी बड़ा राष्ट्रीय नेता नहीं है। ठीक है, संजय से इस पर प्रतिक्रिया शून्य है। एक बात और कहना चाहूंगा, इस पर संजय झा से प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी। इस छवि को मदद कर रहा है। ठीक है संजय, क्या ये शून्य है कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए यहां पर नहीं दिखाई देता है कोई भी उस तुलना का कोई भी व्यक्ति? देखिए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का कोई हम लोग को उस पर कोई दबाव या वो सोच मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस में उसके बारे में कोई चिंता है। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए कहीं। सबसे पहले तो आप आंकड़ों को देखिए। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार जीते थे। उसके बावजूद कांग्रेस को 26 में से 11 लोकसभा सीट, रायबरेली अमेठी का भी रिकॉर्ड देख लीजिए संजय जी, आपको पता चल जाएगा। अभी भी जो चुनाव खत्म हुआ है उसमें भी, उस असेंबली इलेक्शन में भी पॉपुलर वोट में वोट शेयर में 50% से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिला। अब ये सारे आंकड़े आप रायबरेली अमेठी में भी देख लीजिए संजय जी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और भाजपा प्रचार और प्रोपेगेंडा लेकिन संजय, जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि हमें नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प रखना है या नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो पर्सनालिटी है, उसको कोई चुनौती देनी है, तो क्या ये हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं है? क्योंकि ये तो हकीकत है, अब सामने है नरेंद्र मोदी, भले ही वो उम्मीदवार बने या ना बने। कांग्रेस को पता है इस बार हारी होगी। एक मिनट सुमेरा, सबसे पहले तो आप सुन रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैं दोबारा एक बार ये कहना चाहूंगा कि ये आप जो देख रहे हैं आज धार्मिक पोलराइजेशन जो संघ परिवार कर रही है, इससे शायद भाजपा को कुछ श्रेय तक उनको इसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो पोलराइज वोट्स ले लेंगे। लेकिन एनडीए रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जेडीयू नहीं रहेगा और ये इनकी कोशिश है कि कम से कम 10 सीट से कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ सीट बढ़ा लें। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा कुछ न कर पाए तो नरेंद्र मोदी सपने देख सकते हैं भाजपा और एनडीए को। हमारे साथ शिवराज जी हमारे साथ जेडीयू से शिवराज जी मौजूद है, वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल उपकरण कुछ देख ले, फौरन होंगे यहाँ से। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, क्या मोदी पीएम नहीं बन सकते? हमारे साथ अभी मेहमान बने हुए हैं। रशीद, आपसे जानना चाहेंगे, वो हम तमाम जो दिक्कतें हैं नरेंद्र मोदी के सामने उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की राह में भी बहुत दिक्कतें हैं, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो बनेंगे? जी सुमेरा, देखिए सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी के साथ समस्या यह है कि वो अपने राजनीतिक दल के खुद नेता नहीं है। इंदिरा गांधी के बारे में आज रामचंद्र गुहा ने बात करी है। इंदिरा गांधी अपनी पार्टी की लीडर थी, उन्होंने अपनी पार्टी में फिर भी पार्टी को तोड़ा भी और पार्टी को छोड़ा भी। तो ये तमाम जो थे राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरी हैं, जो नरेंद्र मोदी के आने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। सिर्फ एक राज्य में चुनाव जीतना जो है वो पर्याप्त नहीं होता। दूसरी बात, आपके इसमें डिस्कशन में जो राहुल गांधी की बात हो रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल, देखिए 23 साल हो चुके हैं जो नेहरू गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, फिर भी राजनीति पर उनकी पूरी पकड़ है। तो एक उनका दूसरे टाइप का मॉडल है जो मुझे लगता है कि यहाँ पैनलिस्ट को उसके बारे में इतना अभ्यास नहीं है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा, चाहे पैनलिस्ट को अभ्यास हो ना हो, जनता अब खोखले वादों से परेशान हो गई है। उनको परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए। एनडीए के पास 2 परफॉर्मेंस गारंटी है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के पास 0 परफॉर्मेंस गारंटी है। अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे तो फिर क्या जेडीयू बाहर निकलेगा गठबंधन से? मैं तो शरद यादव जी को बार बार बोल रहा हूं कि अगर बाहर निकले तो लालू प्रसाद यादव बन जाइएगा या कर्नाटक के देवेगौड़ा बन जाइएगा, इसलिए मान जाइए, साथ रहिए। देखिए जी आरती जी, हम कंक्लूजन पे जंप ना करें, अभी समय है, राइट फोरम आने की बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, चेंजिंग ग्राउंड रियलिटी को हम समझें। यूएसए जो कभी इतना मोदी के खिलाफ था, आज वहां की हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि चेंजिंग एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव जयंत घोषाल जी ठीक है यूके की फोर्सेस, जयंत घोषाल फॉरेन सेक्रेटरी आरती मेहरा कह रही है कि हालात बदल रहे हैं, लोगों के नजरिए बदल रहे हैं। क्या नजरिया बदलेगा नरेंद्र मोदी के लिए और प्रधानमंत्री पद के तक पहुंच पाएंगे? बदलेगा, जेडीयू भी हमारे साथ रहेगा और भी हमारे साथ आएंगे। जी जयंतोदा
देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाजपा अभी डेवलपमेंट के मुद्दा लेके नरेंद्र मोदी को सामने रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। आज आप देखे हैं कि जहां जीडीपी 5% के बात कर रहे हैं, वहां गुजरात में 10% जीडीपी नरेंद्र मोदी ने दिखाया गुजरात स्टेट में, और जहां 2% एग्रीकल्चर की जगह 10% एग्रीकल्चरल ग्रोथ दिखाते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये जो गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल नेशनल मॉडल में नहीं चलेगा, ये कांग्रेस का आर्गुमेंट है। लेकिन बीजेपी ये जो गुजरात मॉडल है, इसको बियॉन्ड गुजरात में ले जाके नरेंद्र मोदी को सामने रख के इस बार डेवलपमेंट के मुद्दा जी संजय इस पर संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं आप। संजय इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। संजय देखिए, एक चीज है कि आप रामचंद्र गुहा की बात कर रहे हैं, लेकिन विवेक देवरॉय एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, बताना चाहूंगा के बारे में क्या बोल रहा है, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जयंतो को बताना चाहूंगा कि गुजरात का विकास का जो स्टैटिस्टिक्स वो बता रहे हैं वो गलत है। पिछले 8-10 साल में जीडीपी ग्रोथ में गुजरात सबसे पीछे रहा है। अमेठी का विकास बता दीजिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स को देखेंगे तो गुजरात पीछे गया है, आगे नहीं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं समझता हूं कि भारत ये आधुनिक भारत, ये सांप्रदायिक पॉलिटिक्स, लेकिन संजय राजनीतिक परसेप्शन, सोच, किस तरह का नजरिया बनता है उसका भी तो खेल है। क्या नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो माहौल बन रहा है? लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वो कह रहे हैं अभी सही समय आने पर हम फैसला लेंगे। तो अभी तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए, घोषित होंगे या नहीं होंगे इस पर चर्चा आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख ले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।